तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने दो सेशंस देख लिए होंगे, पोएम का और विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर का। तो ये हमारा लास्ट सेशन है इंग्लिश के और सिलेबस का, बोल सिलेबस का। हमने बहुत सब कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 1 से लेके 8 तक पढ़ने वाले हैं सारे चैप्टर्स। और साथ साथ में ये मैंने नोट्स बनाई हुई है, खुद से हैंड रिटन नोट्स है, तो आपको मैं ये भी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इसको देख के एक बार माइंड मैप की तरह रिवाइज कर सकते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या हुआ था। और ऐसे ही मैंने सारे पूरे सब जगह पे सब सेशंस में ऐसे ही रखा है, आपको हेल्पफुल हो इसलिए। और मैंने कुछ नहीं ट्राई करने के लिए ऐसे आज मैं ऐसे पढ़ाने वाली हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। और बेटा इसमें टोटल 8 चैप्टर्स है, उसमें पार्ट्स भी है कुछ और इंडिगो चैप्टर है, वो मैं आपको शॉर्टली समझा दूंगी। बाकी एक बार रीडिंग कर लेना। सो चैप्टर 1 कौन सा है बेटा? चैप्टर 1 है हमारा द लास्ट लेसन। आल्फन डॉटे ने लिखा है, आल्फन डॉटे ने चैप्टर 1 द लास्ट लेसन लिखा है। उसमें बात की गई है हमारे को एक फ्रांस नाम के लड़के की। वो लेट हो गया था उसके स्कूल के लिए और उसको होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पढ़ने का, वो नहीं पढ़ के गया था और वो बहुत लेट था। तो अभी वो शाइनी स्काई देखता है, फॉरेस्ट देखता है, बर्ड चीरुपिंग कर रहे हैं, चीची कर रहे हैं, देखता है प्रूशियन शोल्डर्स उनके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी देखता है वो बच्चा। एक बार वो डिसाइड करता है कि स्कूल ना जाए, फिर वो सोचता है कि जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहिए। और वो तभी देखता है कि टाउन हॉल के यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड के यहाँ पे लास्ट 2 ईयर्स की बैड न्यूज़ आती है, लास्ट 2 ईयर्स की बैड न्यूज़ आती है बेटा उधर। वहाँ पे वो देखते देखते दौड़ रहा था, तो ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है वो बोलता है कि बेटा जल्दी मत जाओ ऐसे। तो फ्रांस को लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है वो, ठीक है बेटा। फिर जनरली वो स्कूल जाता है, जनरली स्कूल जाता है बेटा वो। तो मोस्टली जनरली स्कूल जाने पे स्कूल में बहुत सारी नॉइज़ होती है। आपको भी पता है, आप भी स्कूल जाते हो, आपको भी पता होगा कि स्कूल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है। बट उस दिन नॉइज़ नहीं हो रही थी। नॉइज़ क्यों नहीं हो रही थी देखते हैं आगे। वो फील कर रहा था संडे मॉर्निंग की तरह फील कर रहा था। क्यों फील कर रहा था बेटा? क्योंकि क्लास पूरी स्कूल एकदम शांत थी। बट वो जो फ्रांस था उसने पहले से ही सोचा था मैं चुपके से जाके क्लास में बैठ जाऊँगा, एम हैमेल जो टीचर है वो ना देखे। वहीं पर वो क्लास में जाता है तो देखता है कि एम हैमेल है, वो टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं हमारे को, बच्चों को, सबको। और जनरली वो टीचर थे, वो कभी कभी ही ओकेशंस पे, फंक्शंस पे ग्रीन कलर का कोट पहनते थे, फ्रिल्ड शर्ट पहनते थे, सिल्क की कैप पहनते थे ब्लैक कलर की। एंड वो ये ओकेशनली पहनते थे, आई टेल यू। वहीं पे जो बच्चा फ्रांस है वो जाके देखता है कि ओल्ड हाउसर है, फिर वहाँ पे 3 कॉर्नर हेड वाला एक इंसान बैठा हुआ है, फॉर्म मायर बैठा हुआ है, और सब मतलब कि विलेजर्स वहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं। वो मतलब कि रीज़न समझ नहीं पाता है कि क्यों बैठे हैं लोग इधर, वो समझ नहीं पाता है। तो अभी हमारे जो एम हैमेल टीचर है वो बोलते हैं कि ये हमारा आज लास्ट लेसन है। किसका लास्ट लेसन है? उनकी फ्रांस लैंग्वेज का। बेटा फ्रांस लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। तो 40 साल से पढ़ा रहे थे एम हैमेल। वहीं पे जो वॉलनट ट्रीज़ है, वॉलनट ट्रीज़ अखरोट के पेड़, वो भी गो हो गए थे, उग गए थे 40 साल में। इन 40 साल में बहुत कुछ बदल गया था, बट वो टीचर थे वो नहीं बदले थे, वो वहीं के वहीं स्कूल में थे, वो यही एक्सप्रेस कर रहे हैं। और मतलब कि जो लोग थे वो सोच रहे विलेजर्स कि हमने हमारी मदर टंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए वो मतलब कि एक अपने आप में ऐसे गिल्टी फील कर रहे थे। और तभी हैमेल जो बोलते हैं वो पढ़ा रहे थे। एक्चुअली वो क्या पढ़ा रहे थे? एक बुक थी, उसका नाम था फ्रांस अलास्क बुक से पढ़ा रहे थे, ठीक है बेटा। और वहीं पे एम हैमेल की सिस्टर की बात की गई है, वो बैग पैक कर रहे थे। बैग पैक क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो लोग दूसरी कंट्री में जा रहे थे। दूसरी कंट्री में इसलिए जा रहे थे क्योंकि अब वो टीचर टीचिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग हार चुके हैं एक्चुअली। और वहीं पे छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, वो चैंट क्या कर रहे हैं? पा बेबी बोबू, ठीक है, ये चैंट कर रहे थे। और जो लास्ट वर्ड एम हैमेल ने उनकी बुक में लिखा उसका मतलब था वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब फ्रांस अमर रहे। सो बेटा अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का नाम क्या है? द लॉस्ट स्प्रिंग किसने लिखा है? एनिस जंग ने। बेटा एनिस जंग ऑथर है, ये ऑथर के नेम्स मोस्टली आते हैं तो आपको याद रखने हैं, एंड आई थिंक आप याद रखोगे ही। एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। स्टोरी 1 है, इसमें 2 स्टोरीज है यूजुअली। तो इसमें बात की गई है चाइल्ड लेबर के बारे में। उसमें साहिब अलाम है जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा IMP है, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। जहाँ पे जो साहिब अलाम था वो ढाका में रहता था। ढाका मीन्स बांग्लादेश में ढाका था, ढाका वहाँ पे रहता था, ठीक है। मतलब कि साहिब अलाम था ढाका में रहता था बेटा, ढाका में रहता था। और ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में, ठीक है। और वो उन लोगों ने जो ढाका था वो लीव कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे स्टॉर्म आ गया था, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। और वो लोग छोड़ के कहाँ गए? दिल्ली में गए। दिल्ली में क्यों गए? दिल्ली में कहाँ गए? दिल्ली में सीमापुरी में गए। क्या काम करते थे? वहाँ पे फ्लैग पिकिंग का काम करते थे, कचरा उठाते थे। वहाँ पे ऑथर आके बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम पढ़ने नहीं जाते। तो जो हमारा साहिब अलाम है बोलता है कि यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है। क्यों नहीं है?
तो वहाँ पे स्कूल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऐसा एरिया है वैसा जहाँ से वो लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसा एरिया है जहाँ पे स्कूल नहीं बनी। और हमारी जो ऑथर है वो फेक प्रॉमिसेस देती है कि मैं स्कूल बनवाऊंगी। अंदर ही अंदर टीचर को पता था कि मैं स्कूल नहीं बनवा सकती हूँ। वहीं पे एक बार ऑथर पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने। कुछ लोग क्या बोलते हैं बेटा पता है कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा शेल्फ है, मतलब कि हमारे शेल्फ में पड़े। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास चप्पल ही नहीं है। वहीं पे हमारी ऑथर को उडीपी की स्टोरी याद आती है। उडीपी में स्टोरी, एक लड़का, उसके फादर थे प्रिस्ट बेटा ठीक है चलो मस्ती नहीं। और वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर की चेयर्स थी, ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वहाँ पे वो बच्चे को शूज़ मिले थे। तो वो स्टोरी याद आ जाती है हमारी ऑथर को। वो लोग क्या बता रहे थे कि उनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है जिससे वो उनके लिए एक टाइम का खाना अच्छे से खा सकते हैं। अच्छे से तो नहीं, मेंस पेट भर सकते हैं। और वहीं पे साहिब आलम कभी कभी खुश हो जाते थे, हैप्पी हो जाते थे। क्यों होता था वो बच्चा हैप्पी? क्योंकि वो 1 या 10 रुपये उनको मिल जाते थे, साहिब आलम को मिल जाते थे और उनकी आंखें एकदम शाइनी हो जाती थी कि मेरे को पैसे मिले। ठीक है बेटा। एक दिन वो देख रहे थे कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे हैं टेनिस ग्राउंड में, और वहीं पे एक टेनिस प्लेयर था। वो अमीर होते हैं ना बच्चे टेनिस खेलने वाले, मतलब कि बच्चे ऐसे अच्छी फैमिली से होते हैं, हेल्दी फैमिली एंड रिच फैमिली। तो वहाँ पे वो टेनिस प्लेयर था, वो साहिब आलम को शूज़ दे देता है। उस साहिब आलम की ड्रीम कम ट्रू हो जाती है। और जो कुछ टाइम बाद हमारा साहिब आलम को ऑथर देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ के लिए एक टी शॉप पे काम कर रहा है। वो खुद का मर्जी का मालिक नहीं रहा है, खुद का ओन मास्टर नहीं रहा है, पर पहले वो साहिब आलम खुद की मर्जी का मालिक था। हमारी स्टोरी 2 आ गई है। स्टोरी 2 में मुकेश के बारे में बात की गई है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक था। वो फिरोजाबाद में रहता था। फिरोजाबाद में डर्टी रोड्स थे, वीक रोड्स थे, ठीक है, मतलब कि कमज़ोर रोड थे, मतलब कि खड्डे वाले एंड रोड भी बहुत ज़्यादा वीक थे वहाँ पे। और फिरोजाबाद फेमस किस लिए था? कोई पूछे फिरोजाबाद फेमस किस लिए था तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि बैंगल्स के लिए फेमस था। ठीक है बेटा। अब जो मुकेश है वो ड्राइवर बनना चाहता था, या फिर मोटर मैकेनिक कह सकते हैं हम लोग, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो अभी मुकेश के फादर की बात की गई है। वो पहले टेलर थे, फिर उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम चालू किया क्योंकि फिरोजाबाद में सब बैंगल ही मेक करते हैं, बनाते हैं। मुकेश की फैमिली के बारे में बात की गई है। मुकेश की फैमिली में एक वुमन थी, वो बहू थी और 3 मेंस थे। एक उसके मतलब कि हस्बैंड था, जो बहू थी उसके हस्बैंड मुकेश था, और उनके ससुर जी थे, ठीक है, मतलब कि फादर इन लॉ। ठीक है बेटा। अब बात की गई है मुकेश की ग्रैंड मदर ने देखा है उनके हस्बैंड की आंखें जवाते हुए। आंखें उनकी क्यों गई बेटा? क्यों गई बताओ? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे बैंगल मेक करते थे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आग होती थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हाई फर्नेस होता था, इसलिए। और बैंगल को सुहाग की तरह माना गया है बेटा, ठीक है। सविता एक यंग गर्ल थी। वो यंग गर्ल एक टाइम पे बैठी हुई थी, तो सब ऐसे वो सोच रही थी कि मैं एक टाइम पे मेरे हाथ में भी मेहंदी होगी, मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, सुहाग का रूप कहा जाएगा, ठीक है बेटा। और वहीं पे ऑथर थे, वो मुकेश को पूछते हैं कि क्या तुम एरोप्लेन चलाना चाहते हो? मुकेश बोलता है नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कार ड्राइव करनी है। सो बेटा हमारा चैप्टर 3 है द डीप वाटर, विलियम डगलस ने लिखा है, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है बेटा? एक बच्चा है कितने 10 से 11 साल का, ठीक है। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा ना, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है बेटा। 10 से 11 साल का बच्चा है, वो स्विमिंग का उसको फोबिया है, हाइड्रोफोबिया। मैंने लिखा है ये रहा हाइड्रोफोबिया। और वो उस बच्चे को बहुत फियर था, इसलिए वो यकीमा रिवर था, वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए बहुत डर लगता था। इसलिए वो बच्चा स्विमिंग पूल में 2 से 3 फीट का स्विमिंग पूल था, वहाँ पे स्विमिंग करने जाता था। उसके पैर थे एकदम स्किनी लेग्स थे, ठीक है बेटा। और उसके बच्चे की चाइल्डहुड के बारे में बात की है। जब उसके फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे था, तब वाटर की वेव्स आ रही थी और उसके फादर उसके साथ मस्ती करने लग गए थे, तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, और तब से उस बच्चे का हाइड्रोफोबिया चालू हुआ, ठीक है। स्विमिंग पूल में जो हमारे बच्चा था, जो हमारा 10 से 11 ईयर्स का बच्चा था, वो वहाँ पे खड़ा था और अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहा था कि मैं अभी स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल में कूदूंगा। वहीं पे एक 18 ईयर्स का टीनेजर आता है, वो बच्चे को फेंक देता है, ठीक है। और वो लड़के ने तब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, 3 बार फेंका था, 3 बार ऐसे उन्होंने डुबकी लगाई थी, ऑलमोस्ट डेथ उनको फील हो गई थी उसको। और जब वो बाहर आया तब वो एक इंसान मैन आके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो टीनेजर बोलता है कि दिस जस्ट फॉर फन, ये सही नहीं था, मेरे को ये सही नहीं लगा बेटा, ठीक है। आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। एंड फिर वो बच्चे ने डिसाइड किया था कि स्विमिंग करेगा, वो बच्चा स्विमिंग करेगा और सबको बता देगा कि मैं भी एक गुड स्विमर बन सकता हूँ, ठीक है। वहीं पे बेटा उस बच्चे ने ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट की 1 अक्टूबर से अप्रैल तक, और तभी मतलब कि वो बच्चे को उसके पैर मतलब कि ऐसे बांध के वो स्विमिंग करना स्टार्ट किया था। वहीं पे एक डॉग कार्बन है, वो बच्चे का फ्रेंड था, उसके बारे में बात की गई है। वो एकदम अच्छा सा गुड स्विमर था। ये चैप्टर है चैप्टर 4 द रेड ट्रैपर, इसके बाद एमडी आएगा। और चलो चालू करते हैं चैप्टर 4 द रेड ट्रैपर। सैनमा लेगरलोफ में लिखा है, उसमें रेड ट्रैपर की बात की गई है। रेड ट्रैपर यूनिवर्स सर्कल पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है, किस पे बेटा? यूनिवर्स सर्कल पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता है। और वो रेड ट्रैपर था, वो वायर्स होते हैं ना, वो फाइंड करता था या फिर उनके लिए बैग करता था, भीख मांगता था कि वायर्स मिल जाए, ठीक है बेटा।
और उसके जो कपड़े थे, वो इंसान के जो कपड़े थे रेड ट्रेवर के, बहुत ही ज़्यादा गंदे थे और चपटा सा फेस था, फॉलन फेस था। उसकी आंखों में स्वयं हम देख सकते हैं कि भूख नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है बेटा? भूख नज़र आ रही है। उसमें ही हमको 2 स्टोरीज़ के बारे में बात की गई है। हमारी फर्स्ट स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी क्या है? वहाँ पे जो रेड ट्रेवर है वो एक जगह पे कॉटेज दिखता है। वहाँ पे ठंडी का माहौल था, दिसंबर का टाइम था, तो वो दिखता है कि यहाँ पे मैं रहने जाता हूँ। पहले तो लगता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहाँ पे एक ओल्ड मैन ही रहता था जिसका नाम था क्रॉफ्टर। ये मैंने अभी से बता दिया, बाकी चैप्टर में आगे बताया गया है उसने खुद ही। और वो मैन देख के बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास ना ही बीवी थी ना ही बच्चे थे, और इसलिए उसने वेलकम किया अच्छे से जो रेड ट्रेवर था उसका। और डिनर किया हम लोगों ने साथ में, कार्ड्स मतलब कि पत्ते खेले और स्मोक भी किया, ठीक है, क्योंकि बहुत गलत है। और आपको भी बेटा मैं कह रही हूँ कि ये आप दूसरों को एजुकेट कीजिएगा कि ये स्मोकिंग वोकिंग अच्छी नहीं बात है, ठीक है। बाकी ये छोड़िए। सीक्रेट बताता है जो हमारा जो रेड ट्रेवर है उसको सीक्रेट बताता है क्रॉफ्टर कि मेरा नाम है क्रॉफ्टर, ठीक है। मैं रैमजोस आइलैंड वर्ल्ड में काम करता था। मैं रिटायर्ड हो गया बेटा, वो रिटायर्ड हो गया था। और फिर वो उनके पास एक काऊ थी जो मिल्क देती थी, और वो काऊ से ही उनका घर चल रहा था, काऊ से ही मिल्क मिलता था, और मिल्क बेच के वो घर चला रहे थे। और वो लास्ट मनी उन्होंने 30 क्रोनोस कमाए। कितने क्रोनोस कमाए? 30 क्रोनोस, ठीक है बेटा। उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा क्रॉफ्टर था वो दूध लेने जाने वाला था, उससे पहले ही जो हमारा रेड ट्रेवर था वो अलविदा बोल के चला जाता है। जब वो दूध लेने जाता है तब ये बात मैंने बताई नहीं कि जो क्रॉफ्टर ने बताया था कि एक पाउच था वो विंडो साइड पे उन्होंने टांग रखा था, ठीक है। वहीं पे जाके जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा रेड ट्रेवर था वो वहाँ पे से स्टील कर देता है, चोरी कर लेता है कि मतलब कि चोरी करना गलत है, उसने चोरी की थी और वो 30 क्रोनस लेके भाग जाता है, ठीक है। और वहीं से बचने के लिए सेकंड स्टोरी में आता है, वहीं से बचने के लिए वो फॉरेस्ट में जाता है। फॉरेस्ट में ठंडी दिसंबर का टाइम था जैसे मैंने बोला, तो बहुत ठंडी थी। वहाँ पे एक नॉइस सुनाई देती है हमारे जो रेड ट्रेवर था उसको, और वो वहीं पे एक आयरन मिल था, वहाँ पे जाके सो जाता है, ठीक है। वहाँ पे हॉट आयरन मतलब कि पिघाना, जो हमारा जो मेल्ट मतलब कि आयरन होता है वो पिघलाते हैं वैसा, मतलब कि वहीं की वजह से मतलब कि गर्म लग रहा था। और वहीं पे कोई नोटिस नहीं करता है हमारे रेड ट्रेवर को किसी ने नोटिस नहीं किया। उसका फ़ायदा उठा के रेड ट्रेवर वहीं पे सोने लगा। और आयरन मास्टर जो होते हैं, जो इंस्पेक्शन होते हैं मतलब कि पुलिस टाइप होते हैं, वो हर रोज़ आते थे। क्यों आते थे बेटा? क्यों आते थे? वहाँ पे चेकिंग करने कि सब सही चल रहा है या फिर नहीं, ठीक है। यही चेक करने आते थे। जो हमारे रेड ट्रेवर थे वो उनको वहाँ पे देखा, उनको लगा कि उनका ओल्ड बिजनेस पार्टनर है, और वो डार्कनेस में ऐसा लग रहा था कि रात का टाइम था, तो ऐसा लगा कि उनका ओल्ड बिजनेस पार्टनर है। और जो हमारा रेड ट्रेवर था उसने सोचा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करनी, वो गलत था बहुत। और आयरन मास्टर ने इनवाइट किया क्रिसमस पे, और जैसे कि उसको पता था कि इंस्पेक्टर है मतलब कि जो पुलिस है वो है, तो पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तब उसको पूरा अंजाम होगा, इसलिए वो नहीं जाता है। रेड ट्रेवर ना पा देता है कि मैं नहीं जाऊँगा, और वहीं पर जो रेड ट्रेवर था सो जाता है। रेड ट्रेवर एक आँख खुली रख के सोता था, ठीक है। वहीं पर इटला थी, उसने फर वाला कोट पहना था। वो हमारे जो आयरन मास्टर थी उसकी बेटी थी, वो बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करना चाहती थी। रेड ट्रेवर था वो एग्री हो जाता है जाने के लिए। इटला सोचती है कि ये तो बहुत अनएजुकेटेड मैन है, ओल्ड मैन है, ये नहीं लगता मुझे मेरे पापा के साथ काम करते थे वो मैन है। फिर भी इटला वहाँ पे बुलाती है। वहाँ पे जो रेड ट्रेवर था वो अच्छे से स्लीपिंग लेता है, एक अच्छी सी बहुत 2 घंटे की स्लीप लेता है भाई, 2 घंटे की स्लीप अभी तो हम ले नहीं सकते बेटा। और वहीं पे जो इटला है वो मतलब कि एक कोट होता है, वो अच्छे से पहले तो उस मैन का शेविंग वेविंग सब करवाते हैं उनके सर्वेंट्स हैं। फिर वहाँ पे एक जो कोट दिया था वो बोलता है कि आपको गिफ्ट की तरफ में है। और आयरन मास्टर है जो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये उनका फ्रेंड नहीं है। फिर भी इटला बोलती है कि सेलिब्रेट करेंगे, अब हमने बुलाया है तो हम किसी को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। और उसी दिन फिर इटला और उसके फादर आते हैं मार्केट, और एक न्यूज़ सुनते हैं। क्या न्यूज़ सुनते हैं बेटा? कि एक जो रेड ट्रेवर था उसने 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। फिर जो हमारे आयरन मास्टर थे वो बहुत कोसते हैं इटला को कि तुमने किया। और वो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में भी चोरी कर लेंगे, इसलिए वो फटाफट से जाते हैं। और वहाँ पे देखते हैं तो एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें लेटर था, उसमें 30 क्रोनर्स थे, थैंक यू बोला था हमारे रेड ट्रेवर ने, और वहाँ पे छोड़ के चला गया था। सच बताओ बेटा, तो ये सबसे बकवास चैप्टर है, मैं आपको बता रही हूँ, सबसे बकवास चैप्टर है। ये बहुत बोरिंग है। आपको फिर भी इसका एक 1 शॉट चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी इसमें गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। गांधी जी थे वो राजकुमार शुक्ला की हेल्प करते हैं वहाँ पे लैंड के लिए, फॉरेनर से लड़ते हैं ये लोग, जहाँ की फॉरेनर पहले उनको 50% लैंड देने के लिए तैयार हुए थे 100% में से। और वो लोगों ने माइंड गेम खेला था मोस्टली, मतलब कि सच में। और जो गांधी जी थे वो उन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने 50% दिया उनकी लैंड में से, और फिर भी सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस स्टोरी में यही है। और बाकी बहुत सारी जर्नीज, मतलब कि मोतिहारी है, राजेंद्र प्रसाद है, फिर गांधी जी है, फिर उन सब के बारे में बताया गया है। और मतलब कि दवाइयों के बारे में बताया गया, मतलब कि टफ कफ होता है, मतलब कि कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं मलेरिया में, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड यही सब है। तो आप एक बार इसको चेक कर लेना बेटा, कि एक बार इस वीडियो चैप्टर को रीड कर लेना, ठीक है। एक बार जाके बेटा इस चैप्टर को रीड कर लेना। आपको फिर भी ना समझ आए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको झटपट से वीडियो बना के भेज दूँगी 1 शॉट, ठीक है।
अब बात की गई है बेटा पोएट्स एंड पैनकेक थी, अशोका मित्तल के बारे में बात की गई है। जो इनका काम था एक जो मतलब कि पैनकेक एक पैन था, वहाँ पे काम करते थे। इनका काम क्या था, इनका सिर्फ काम था एकदम कि ऐसा बीस बोरिंग सा काम था कि पेपर में से न्यूज़ को कट करके क्लिप में रखना है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब कि जो पैनकेक कंपनी वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बताया गया कि विजंती माला को और गीता सब लोगों ने वहाँ पे काम किया था। और ठीक है, इसमें बारे में बताया गया अशोका मित्र थे वो, और वो मतलब कि एकदम अनइम्पोर्टेंट वर्क करते थे जैसे कि मैंने आपको बताया, बट उनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी, ठीक है बेटा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज होने के कारण भी वो ऐसा काम करते थे, उनको बहुत बुरा लगता था। वो वहाँ पे मेकअप रूम के बारे में बात की कि वहाँ पे मेकअप रूम, सैलून, लाइट एंड बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। वहाँ पे ही एक्टर्स होते हैं मतलब कि वो एनिमल्स की तरह दिखते हैं। ये एकदम टॉटोलॉजी यानी टॉट में बोला गया है। आप फिगर्स ऑफ चीज़ देखोगे तो उसे टॉटोलॉजी यानी टॉट में बोलना ही होता है, मतलब कि खटाक्स में बोला, खटाक्स में, ठीक है। वो एक बॉय के बारे में बात करते हैं, वो पेंटिंग करता है लोगों के ऊपर यानी एक मेकअप करता है। जो बनने आया था हमारा एक्टर या फिर प्रोड्यूसर, वो बन जाता है एक पेंटर। कैसा लगता है, ठीक है। और मतलब कि जो लड़का था, जो पेंटर था, वो बहुत जेलस करता है सब लोगों से, ठीक है। और वहीं पे सुब्बू था, वो एक ब्राह्मण था और वो बहुत अच्छा एकदम बहुत अच्छा और भलाई वाला इंसान था, काइंड पर्सन था, ठीक है बेटा। और वो सेकंड नंबर पे आता था ओनर के बाद, इसलिए सबको उनसे जलन होती थी सुब्बू से। बट सुब्बू सच में क्रिएटिव थे और उन्होंने लॉयरेंस में भी यानी एक बार कोर्ट में भी काम किया था। क्यों काम किया था, क्योंकि यार एक एक्ट्रेस थी, वो चिल्ला गई थी एक बार प्रोड्यूसर पे और प्रोड्यूसर ने रिकॉर्ड कर लिया था, बस इसलिए। ये सब कर्मा के ऊपर है ना बेटा, जिसने जैसा कर्मा किया होगा वैसे उनको मिला। जैसे हमारे जो सुब्बू है उन्होंने अच्छा कर्मा किया है, इसलिए उनको ऐसा अच्छा स्टेज मिला है। और वहीं पे एक ग्रुप ऑफ इंटीमेट परफॉर्मेंस रखा गया था उनके स्टूडियो में, और उनके स्टूडियो में फॉरेन लोग आए थे जिनके अच्छे कॉस्ट्यूम्स थे, उनकी अच्छी फैशन थी, उनका इंप्रेशन अच्छा बना था, उनकी हेयर स्टाइल्स भी अच्छी थी। वहीं पे स्टीफन स्पेंडर आए थे, पर सब कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, उनकी कोई समझ नहीं पाया लैंग्वेज। बट उनके आर्टिकल को देखने के बाद, स्टीफन स्पेंडर के आर्टिकल को देखने के बाद सबको पता चला कि वो बहुत बड़े मैन थे, बड़ा इंसान था, बट कोई भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। सो बेटा हमारा चैप्टर 7 है, लास्ट सेकंड चैप्टर है द इंटरव्यू के मतलब के बारे में बताया गया है। उसमें 2 पार्ट्स है। पार्ट 1 है क्रिस्टोफर सिल्वरस्टोर ने लिखा है, क्रिस्टोफर सिल्वरस्टार ये इन्होंने लिखा है, दोनों पार्ट, ठीक है। और इसमें इंटरव्यू के बारे में बताया गया कि इंटरव्यू 130 ईयर से चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इंटरव्यू एक पॉडकास्ट है जो कि अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है। और एक इंटरव्यू सोर्स है सच्चाई का और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन का, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन का। और वहीं पे एक जो कॉलोनी नाम की एक सेलिब्रिटी है, वो बताती है उनकी डायरी में लिख के कि एक बार एक समय की टाइम है 14 अक्टूबर 1892 का टाइम था, तब वो 2 रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू देने गई थी, 2 रिपोर्टर के पास इंटरव्यू देने गई थी और उन्होंने एक पूरा दिन उनका डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए वो बहुत दुखी हुई कि उनका एक्सटेंड कि ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया दिन। और वो सोचने लगे कि ये इंटरव्यू है वो बहुत ही वर्स्ट थिंग है और जो इंटरव्यू लेते हैं उनको पनिश करना चाहिए। वो एक मतलब कि बुरा काम कर रहे हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको कभी इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, नभी नहीं बनाना चाहिए। इंटरव्यू एक क्राइम की तरह लगता है उनको। और वहीं पे डेनिस बर्गेन ने बताया गया है, जबकि रिटन किया इंग्लिश में, इसलिए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ वुमेन रीचेस टू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू होल्ड्स, मतलब इंटरव्यू अच्छी पोजीशन होल्ड करता है और मतलब कि लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, वन मैन आस्किंग अनदर मैन एंड दैट्स इट। सो हमारे पार्ट 2 का नाम है हम्बर्टो एको नाम है पार्ट 2 का नाम, ठीक है, हम्बर्टो एको नाम है। और इसमें क्या बात की गई है, एक हिंदू न्यूज़पेपर है जिसमें पद्मानंद भान है, मतलब कि इंटरव्यू ऑफ नोबल रिटर्न, मतलब कि एक रिटर्न किया हुआ था हम्बर्टो एको। उसमें बताया गया है कि एक अकेडमिक स्कॉलर था इटली में, वो एक टीचर के साथ साथ एक राइटर था और वो ऐसे बुक सब राइट करता था और ये उसकी फिक्शन मतलब कि माइंड मतलब कि ऐसा सोचते थे। और उनकी जो नॉवल थी, उनकी नॉवल 10 मिलियन मतलब कि सेल हुई थी, आप समझ सकते हो 10 मिलियन सेल हुई थी। और उस नॉवल का नाम था नेम ऑफ रश, ठीक है। और जो हमारे इंटरव्यूअर थे, रिपोर्टर्स थे, वो पूछते कि तुम ये सब कैसे मैनेज करते हो, तो वो बच्चा क्या बोलता है बेटा कि ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ बेटा मैं ये ऐसा बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ संडे करता हूँ, बाकी सब दिन मैं पढ़ता हूँ, अपनी स्टडी पे फोकस करता हूँ। ये इजी नहीं है, हमको अरेंज करना पड़ता है, साइंस और इमेजिनेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है इसमें। और वो जो लड़का था उसको रिस्पेक्ट चाहिए थी और जो रिपोर्टर्स थे वो रिस्पेक्ट दे देते हैं। बस इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। सो बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद आपको कौन सा क्या पढ़ना है आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में। और हमारा चैप्टर 8 है द गोइंग प्लेसेस, A.R. वाटर ने लिखा है। इसमें 2 लड़कियों के बारे में बात की गई है, एक सोफी है, एक जेंजी है। जेंजी का स्पेलिंग गलत है, आई नो। वो टीनेजर्स है, वो एक बिस्किट कंपनी में काम करती है। जो सोफी है उसकी बहुत बड़े सपने हैं, बहुत अलग अलग सपने हैं। वहीं पे जो जेंजी है वो मैच्योर लड़की है, एकदम प्रैक्टिकल है। वहीं पे जो सोफी है वो मतलब कि अपने इमेजिनेशन में रहती है, उसको कुछ ना कुछ बनना होता है कभी ना कभी, उसके बुटीक में काम करना है, बुटीक ओपन करना है, एक्ट्रेस बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है और ये सब वो बता रही होती है। वहीं पे ये दोनों मैंने बताया जैसे कि वर्क एक साथ करते हैं एक बिस्किट कंपनी में, फैक्ट्री में। सोफी थी वो एक फुटबॉल प्लेयर की फैन थी, उसका नाम था डैनी केसी और वो अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी बोलती रहती थी और सब जानते थे कि वो कुछ भी बोल रही है। और वो क्या बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिल चुकी हूँ, डैनी केसी से वो कभी नहीं मिली थी फिर भी, और वो इतना ट्रूली बोलती है, इतना कॉन्फिडेंसली कि सब उस पर भरोसा कर लेते हैं। सो सोफी है, उसके पेरेंट्स और उसके ब्रदर के साथ रहती है। उसका ब्रदर है मतलब कि वो भी सोचता है कि ये स्टोरी बनाती है, ये बहुत अमेजिंग स्टोरी बनाती है, एकदम मतलब कि ऐसे जो सच मान लेता है स्टोरी बनाती है। सोफी मतलब कि उसकी इमेजिनेशन से बात करती है। उसके ब्रदर का नाम था जियोफ से बात करती है और उसके ब्रदर था, उसमें बिलीव कभी नहीं करता है क्योंकि सबको पता है कि वो फाक रही है, मतलब कि वो अपनी इमेजिनेशन की बात कर रही है। और उसके ब्रदर था वो मतलब कि वो उसका ब्रदर था, वो बोलता है कि यू से लाइक यू मीट हिम ड्यू टू कंप्लीशन, मतलब कैसे बात करता है, तुम कब मिली, और वो मतलब कितने कॉन्फिडेंस से बोलती है कि ऐसा लगता है कि वाह ये तो सच में सच होगा। वहीं पे जो हमारी सोफी है वो बोलती है कि मैं डैनी केसी से मिली हुई हूँ, मैं डैनी केसी को डेट कर चुकी हूँ, डैनी केसी मेरा फ्रेंड है। बट सब जानते थे वो बहुत डिफरेंट है और उसके ब्रदर भी ट्रस्ट नहीं करता है उस पर। सैटरडे के दिन
वो लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, जो कि फुटबॉल मैच प्लेयर ही था वो डैनी केसी, और डैनी केसी मैच को जीत जाता है। तो हमारी जो सोफ़ी होती है वो खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ही विल कम, बट वो नहीं आता, ही विल डजंट कम। ओके, बस इसी के साथ जो हमारी डैनी केसी थी, जो डैनी केसी था वो नहीं आता है, और जो सोफ़ी थी उसका सपना टूट जाता है, वो इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। ठीक है, बाय बाय बेटो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।